सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 4। सो दिस विल बी द लास्ट क्लास ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो आज के क्लास में हम लोग रेशियो के और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब इतने भी ज़्यादा हाईफाई नहीं है, बट नॉर्मल एवरेज स्टैंडर्ड लेवल के हैं। एंड विल बी सॉल्विंग अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, एज सच प्रोपोर्शन इतना स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में ज़्यादा तो देखा नहीं है मैंने, बट फिर भी मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये सब क्या होता है, या प्रोपोर्शन का बेसिक मीनिंग क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, तो ये सारा टर्मिनोलॉजीज अगर आपको पता होगा तो एग्जाम में अगर आता है तो वी कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रोपोर्शन पढ़ने में। ओके, सो कंसेप्चुअल कोई भी चीज़ तो आज कुछ खास देखने नहीं वाले हम लोग। ठीक है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी ज़्यादातर क्वेश्चंस में आज हम लोग बस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ नया कुछ सीखने का है नहीं। चलो स्टार्ट करो। चलो 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 करो। बैकटा नहीं है जो दिलाई सी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अभी अगर रेशियो ऐसा कुछ होता कि 2:3:5, तो आई गेस आप लोग बहुत इजीली कर लेते कि ये 2x है, 3x है, 5x है, या x ना ही लो, ऐसे ही मान लो कि a का 2 है, b का 3 है और c का 5 है, तो टोटल कितना है 10। ठीक है, ओवरऑल 10 है, बट इनका ओवरऑल पैसा कितना है 975। तो 10 इज इक्विवेलेंट टू 9750, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 975। बट यहाँ पे रेशियो क्या है, इतना कंफर्टेबल रेशियो नहीं है। तो वेन एवर यू विल एनकाउंटर सच काइंड ऑफ रेशियोज, आपको क्या करना है, पहले इस रेशियो को थोड़ा सा एक सुंदर ढंग का रेशियो बनाना है। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, A:B:C 1/14:1/7:1/4। ठीक है, तो अब एक चीज देख लो कि रेशियो में जब भी ऐसा कोई चीज रहेगा तो हमको तो इतना तो प्रॉपर्टी रेशियो का पता है कि रेशियो के साथ हम लोग कभी भी कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई करना है तो मैं ऐसा एक चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं यहाँ पे ऐसा एक चीज मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट ये नीचे वाले नंबर्स रहे ही ना, ये नीचे वाले नंबर्स कट जाए, गायब हो जाए। ठीक है, तो अगर नीचे वाले नंबर्स गायब होना है, यानी यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो 7 से कटना चाहिए, वो 14 से भी कटना चाहिए। अच्छा चलो, 14 के अंदर तो 7 ही है, साथ में एक 2 है। ठीक है, 4 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो सिंपलेस्ट नंबर इज 28। ठीक है, और भी नंबर होगा बट सिंपलेस्ट नंबर इज 28। तो अगर मैं ऐसा करूं अभी 1/14 इंटू 28, मैं ये वाला स्टेप्स नहीं लिखने वाला, हाँ ये खुद से समझो, काफी पढ़ चुके हैं हम लोग। 1/14 इंटू 28, तो 14 से ये कटेगा तो कितना होगा भाई, 2 होगा। 1/7 इंटू 28, 7 से ये कटेगा तो 4। 1/4 इंटू 28, 4 से ये कटेगा तो 7। तो ये चीज अगर ऐसा होता तो हमारे लिए बहुत आसान होता कि ए को कितना मिलता है, 2 यूनिट या 2 रेशियो बोल सकते हो, 2 रुपए नहीं बोल सकते, क्योंकि रुपए बोलोगे तो ये ओरिजिनल मीन करेगा, और रेशियो इज नेवर ओरिजिनल, रेशियो इज ऑलवेज फेक। ठीक है, ऐसे कैजुअली बोलने से बोल सकते हो ए को 2 रुपए, बी को 4 रुपए, सी को 7 रुपए। ठीक है, बट अदरवाइज टेक्निकली हमको बोलना चाहिए ए को 2 रेशियोज, बी को 4 रेशियोज,
सी को 7 रेशियोज या यूनिट्स। तो कुल मिला के इनको कितना मिलता है? 13 यूनिट्स। सपोज नहीं, मतलब वही है। तो 13 यूनिट्स उनको मिलता है ओवरऑल, बट एक्चुअली उनको कितना मिलता है? ₹9750। सो 13 यूनिट्स इज इक्विवेलेंट टू ₹9750। ठीक है। तो आप अगर 13 से इसको काटोगे तो 13 इंटू 7 91, बचा 6 5, 13 5 टाइम्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 750 आ गया। अब आपको क्या बोला है? व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए। तो ए को कितना मिलेगा? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट कितना होगा? 2 गुना 750, दिस विल बी 1500। ठीक है। मुझे पता नहीं, एक चीज मैंने समझाया था शायद तुम लोगों को, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि अगर कभी भी ऐसा रहेगा रेशियो, जैसे 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तो तब a इज टू b इज टू c, 2 इज टू 3 इज टू 4, ये कभी भी नहीं होता है। ये चीज बताया था ना। ठीक है। अगर इससे आपको रेशियो लिखना ही है, इससे आपको अगर रेशियो लिखना ही है, तो ऊपर कोई भी नंबर नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब ऊपर कोई नंबर ही नहीं हो सकता। तो अगर ऊपर कोई नंबर ही नहीं हो सकता, अगेन देखो, ऑल्दो ये तो रेशियो नहीं है, रेशियो जैसा ही है क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये नीचे लिख देता हूं, मैंने बताया था ना ये वाला। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। अब यहां पे रिक्वायरमेंट अलग था, यहां पे रिक्वायरमेंट अलग है। यहां पे रिक्वायरमेंट था कि नीचे कोई भी नंबर नहीं रह सकता, क्योंकि हमको देखो नीचे रहने से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है, बट नीचे नंबर रहेगा तो फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन को आप ऐड करने में टाइम लगाओगे, फ्रैक्शन का कैलकुलेशन में टाइम लगाओगे, तो इसीलिए नीचे कोई भी नंबर नहीं रहेगा, ऊपर ऊपर रहेगा, तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां पे पूरा कंसेप्चुअल, मतलब वो कंसेप्चुअली गलत है ये चीज। यहां पे तो ऑल्दो कंसेप्चुअली गलत नहीं था, जस्ट हम लोग कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। ये चीज पूरा कंसेप्चुअली गलत है। मैंने ये नहीं बोला कि आप ऐसा ऐसा आएगा तो आपको ऐसा नहीं करना है करके, ऐसा होगा ही नहीं। करना है तो वो बहुत दूर का बात है कि एग्जाम में मत करो, ऐसा ऐसा नहीं है, ये होगा ही नहीं ये चीज, इसका मीनिंग वो बनता ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है। तो अगर ऐसा आता है तो सिमिलर है, ये जो है ये वही है, बट ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। ठीक है। बट सिमिलर बोल सकते हो, कंपैरिजन ही हो रहा है। यहां पे भी आप कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यहां पे हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है कि ऊपर वाले नंबर्स नहीं होने चाहिए, नीचे कुछ भी चलेगा, ऊपर गायब हो जाना चाहिए सब कुछ। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। ये हिल गया क्या? हम लोग इसको ना 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2a/6, तो 2 से कटेगा तो क्या होगा, a/3 आएगा, नीचे आएगा कि नहीं, 2a/6, तो ये 2 6 को काटेगा तो नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। समझ में आया? 3b, सॉरी 3 तो रहेगा ही नहीं ना, 3 काट देगा 6 को, क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा 6 मल्टीप्लाई नहीं करना था, मैंने 4 नहीं लिखा था, 12, मैंने बातों बातों में ध्यान ही नहीं दिया इसको। चलो कोई नहीं, ए से ये 2 से काटेंगे तो ये आएगा, 3 से काटेंगे तो 4 आएगा, इससे काटेंगे तो। अब आप इससे ये लिख सकते हो कि a/b/c इज इक्वल टू 6/4/3। अब ये पूरा परफेक्ट है। ठीक है। ये बताया था मैंने किसी एक क्लास में, एक क्वेश्चन ही आया था, क्वेश्चन में ही बताया था ये वाला। हाँ हाँ, क्लास नंबर 2 में ना। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा आएगा, तो ऐसे करके तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत ही हो रहा है, आपको दिख ही रहा है, तो कोई चीज मल्टीप्लाई कर देना सो दैट ये सारे नंबर कट जाए एक, एंड एक अच्छा सा सुलझा हुआ रेशियो आ जाए हमारे पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
कुछ कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, कुछ कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस है। रिपीटेटिव क्वेश्चन एज इन की जो हम लोगों ने लास्ट 3 क्लासेस के कंसेप्ट में पढ़ा है वही चीज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने क्लास मिस किया है आप लोग वीडियो देख लेना। ठीक है, ऑलरेडी 3 क्लास हुआ है ना रेशियो का, तो तीनों क्लासेस का वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, ये वाला भी कल परसों में हो जाएगा। 3 नंबर है, तो पहला और दूसरा नंबर का जो रेशियो है वो क्या है भाई? ओके, एंड सेकंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो क्या है? If the product of the first and the third number is 18,000, find the second number. If the product of the first and the third number is 18,000. एग्जैक्टली exactly. पहले तो इन दोनों रेशियो को कंबाइन करना पड़ेगा ना आप लोगों को। कंबाइन नहीं करके आप नहीं कर सकते ये क्वेश्चन। तो रेशियो कंबाइन करना बहुत आसान है। यहाँ पे इन दोनों रेशियो में बताओ क्या कॉमन है? क्या कॉमन है दोनों रेशियो में? क्या कॉमन है पूछ रहा हूं, कौन सा मतलब पैरामीटर कॉमन है? बी कॉमन है। ठीक है, क्योंकि ए तो अलग है ना और इधर सी अलग है, बी कॉमन है। बट बी का रेशियो कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो उसको भी तो कॉमन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 को तकलीफ देके फायदा है नहीं, 6 को डिस्टर्ब मत करो आप लोग। इस 2 को 6 बना दो। 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। बट आपको रेशियो में पता है कि रेशियो में ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन होता है, सिर्फ इस 2 को आप 6 बना के नहीं रख सकते। मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, चलो हो गया, हमको आंसर मिल ही गया हमारा, मतलब जो कंबाइंड रेशियो है वो मिल गया। ए कितना है? 5। बी तो देखो 2 इंटू 3 6। सी कितना आ गया? 9। अब आप लोग आगे बढ़ सकते हो कि इसको मान लिया 5x, इसको 6x, इसको 9x, और बोला है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? 18,000 आता है। ठीक है, ऐसे तो 45 आता है, 45x² आएगा। 18,000 आता है तो डायरेक्टली कर सकते हो। अगर x पकड़ के करना है तो x पकड़ के करो, या फिर सिंपल कर लो, फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर कितना हो रहा है भाई? हम लोग के हिसाब से कितना हो रहा है? 45 हो रहा है। बट ध्यान देना यहां पे एक स्क्वायर रहेगा। हाँ, वो हमने आई गेस फर्स्ट क्लास में किया था, रेसिप्रोकल, स्क्वायर, इन सब का क्वेश्चन, जहां पे रेसिप्रोकल में भी गलती होने का चांसेस था ना कि उसको पलटना पड़ता है, और स्क्वायर में क्योंकि देखो आप अगर इसको 5x पकड़ोगे, इसको 9x पकड़ोगे, और 5x इंटू 9x जब करोगे तो क्या आएगा? 45x² आएगा, जो कि ये स्क्वायर अगर मैं इंडिकेट ना करूं तो मिस हो जाएगा। ठीक है, चलो, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 18,000 आ रहा है। 45 से काटोगे तो 45 से 180 4 बार जाता है और 00। ठीक है, 45 इंटू 4 होता है 180, राइट? तो 1 स्क्वायर यूनिट का वैल्यू कितना आया? तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 20। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना कि 1 यूनिट का वैल्यू 400 आया है तो फिर सेकंड नंबर निकालना है तो 6 इंटू 400 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट का वैल्यू 400 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो बी का वैल्यू निकालने बोला है, सेकंड वैल्यू, तो 6 इंटू 20। वन 120। ठीक है,
कहाँ से 3 कॉमन लिया? ए बी 5:6 तो नहीं हो जाए। स्क्वायर नहीं समझ में आया। यहाँ पे अगर आप 5x लोगे, इसको अगर आप 9x लोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 45x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 18,000। तो 45 से कटोगे तो 1x स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 400। तो x स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है ना वो 400, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 200। बट हम लोग जब बिना x के सॉल्व करते हैं तब तो हमारे आंख के सामने ये x स्क्वायर रहता नहीं है। तो दिस इज जस्ट अ नोटेशन कि मतलब हम लोग अलर्ट रहे। अगर हम लोग ऐसे ही लिख देंगे कैजुअली 45 मतलब हो गया 18,000, तो 1 का वैल्यू आ गया 400, 1 का वैल्यू 400 हो गया तो 400 गुना 6 का वैल्यू आ गया 2400। तो ये आंसर दे देंगे हम लोग। तो इधर यू कीप इट इन योर ब्रेन, या फिर अगर कंफ्यूजन लगता है या मतलब भूलने का चांसेस है तो वहां पे बस एक एसक्यू लिख के रख दो, एक इंडिकेशन दे के रख दो। अगर 2 चीज मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर लिखोगे, 3 चीज हो रहा है तो क्यूब लिखोगे, जो भी है। ठीक है। फर्स्ट क्लास के नोट्स में ये वाला पार्ट है, देखना कन्वेंशनल प्रोसेस में भी लिखा हुआ है और हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे भी लिखा हुआ है वो चीज कि गलती कहां पे होता है। चलो नेक्स्ट। Among the 750 students of a class, the ratio of passed students to failed students is 7:8। तो जल्दी जल्दी आप लोग वो मतलब भाग करो इसको अलग अलग, मतलब 2 हिस्सों में। भागा भागी वाला पार्ट जल्दी हो जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है। 750 को 7:8 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या आएगा बताओ जल्दी? 350 और 350 कहां से आ रहा है? 15, 50, हाँ 350 और 400। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आंसर हो सकता है शायद नन ऑफ दिस भी है। चलो ये वाला देख लो कि जो लोग जल्दी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, ठीक है, जो लोग जल्दी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, सिंपल देखो। हाँ हमारे पास टोटल कितना है? टोटल है 750 और इस टोटल को किस रेशियो में बांटना है? 7:8 में। तो पहले इस रेशियो का टोटल देख लो ना कितना है। इस रेशियो का टोटल कितना है? 15 है। तो 15 भाग मतलब कितना? 750। तो 15 को अगर 750 से आई मीन 750 को अगर 15 से काटोगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 50। तो 7 यूनिट का वैल्यू 350, 8 यूनिट का 400। ठीक है। चलो ये चीज मैं यहीं पे लिख के करके बता देता हूं। 7:8 हो गया। तो यहां पे देखो ना टोटल कितना है? 15 है। यानी ये वाला हिस्सा 7 है, ये वाला हिस्सा 8 है, तो टोटल 15 है। बट क्या एक्चुअली में टोटल 15 है? एक्चुअल टोटल कितना है? 750। तो इस 15 का वैल्यू आ गया कितना? 750। 15 यूनिट का वैल्यू 750। 1 से काटेंगे तो कितना आएगा? 50। तो 7 यूनिट का वैल्यू आ गया 350 और इसका वैल्यू आ गया 400। 1 ইউনিট মানে 50, একটা চকলেটের দাম 50 টাকা, तो 60টা চকলেটের দাম 350। ठीक है, ऐसे सामान का दाम से देख सकते हो। अभी क्या बोला है? रीएवैल्यूएशन। अच्छा ये रेशियो था किस चीज का? ये रेशियो था किस चीज का? द रेशियो ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स टू फेल स्टूडेंट्स। तो ये पासिंग वाला है, ये फेल वाला है। फिर से अभी एक रीइवैल्यूएशन हुआ जिसमें ये चीज देखा गया, ये धीरे बात करो प्लीज। रीइवैल्यूएशन हुआ गया
जिसमें ये चीज देखा गया कि 150 स्टूडेंट्स का स्टेटस चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ एनी कैलकुलेशन मिस्टेक या कोई भी चीज, उनका स्टेटस चेंज हो चुका है। वो लोग फेल से निकल के कहां चले गए, पास में चले गए। और ये वाला क्या था, पासिंग, पास टू फेल। तो फेल से निकल के 150 स्टूडेंट्स पास में आ रहे हैं, तो यहां से तो माइनस होगा 150, और यहां पे ये 150 क्या हो जाएगा, तो देख लो कितना हो रहा है ये 500 और ये 250। तो 500 और 250 का रेशियो कितना होता है, 2:1। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इन सब में तो नया कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, जस्ट नंबर 1 वाले में एक कैलकुलेशन बस नया था, बाकी और कुछ था नहीं। ठीक है, पता नहीं, मैं गिन के थोड़ी नहीं। हाँ, वो तो हो ही जाएगा। और फिर भी छोटे मोटे कुछ कुछ चीजें जो रह जाती है, तो वो सब हम लोग बाद में एक बार मिक्स कर लेंगे। मतलब क्योंकि देखो टॉपिक्स, सब टॉपिक्स खत्म होने का नाम नहीं लेता है। जैसे परसेंटेज में मैंने आई गेस वोटिंग वाले क्वेश्चंस करवाए क्या, करवाए ना, हाँ, बट फिर ज्यादा नहीं करवाया होगा, 3-4 ही करवाया होगा। तो उसमें भी वैरायटी है, आई डोंट थिंक इतना वैरायटी एडीआरई में पूछेगा, बट फिर भी जब मिक्स एक बार में करेंगे तो हल्का फुल्का इधर उधर का और भी कुछ कुछ कर लेंगे हम लोग क्वेश्चंस। हाँ हाँ, बाकी बाकी उसके पास एक किताब है ना, वहां से भी देख सकते हो। ऑल्दो वहां पे उन्होंने जस्ट बुक बनाने के लिए बुक बना दिया है, ऐसा नहीं कि बुक अच्छा नहीं है, ठीक है, बट नॉट दैट मच अप्रोप्रिएट, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने वाले बुक्स से कंटेंट ले लेके पूरा डाला है, एंड उनका पुराना वाला बुक्स वाज अबाउट नेशनल लेवल एग्जाम्स। तो कुछ कुछ इरेलीवेंट चीजें हैं, बट वहां से प्रैक्टिस करो, ऐसे सही है, मतलब क्वेश्चंस अच्छा है वहां का। चलो, ये क्वेश्चन मैंने मेनली पिक किया है जस्ट ये चेक करने के लिए कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन वगैरह आप लोग कितना सीख रहे हो या कितना देख रहे हो। ठीक है, वैल्यूज भी एकदम सिंपल रखा है, ये वैल्यूज एक्चुअली में था नहीं क्वेश्चन में, मतलब ये रेशियो अलग था, मैंने मतलब थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लाने के लिए रेशियो को थोड़ा चेंज किया है फिर। ठीक है, चलो, सब लोग कहाँ देख रहे हो भाई, परसेंटेज टू फ्रैक्शन ढूंढ रहे हो क्या। In a society, the ratio of male and female is 5:8. तो मेल इज टू फीमेल क्या आएगा, 5:8। If 40% of the male and 37.5% of the female are unemployed, यानी ये जो 5 है, इस 5 में से एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का हिस्सा निकलेगा, इस 8 में से भी एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का एक पार्ट निकलेगा, राइट। ओके, अब देखो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5। 40% यानी 2/5। तुम लोग को नहीं आता है तो तुम लोग 40/100 करके काट कूट के भी निकाल सकते हो, बट उसमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलने वाला आप लोगों को। ठीक है, तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा, एंड देन कहाँ गया, 37.5। 37.5 मतलब कितना होता है, 3/8। इस 8 के सीरीज का सारा मतलब विद इन 100 8 के सीरीज का सारा परसेंटेज सीख के रखना। 12.5% 1/8, 37.5% 3/8, 62.5% 5/8, 87.5% 7/8। ठीक है, सारा 25-25 के गैप में होगा, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8। इवन नंबर्स नहीं आने वाला, जैसे 2/8, 6/8 ये सब नहीं आएगा, क्योंकि ये सब कट जाता है। तो 1/8 आएगा, 3/8 आएगा, 5/8 आएगा, 7/8 आएगा। ठीक है,
9/8 नहीं जाएगा, 11/8 नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बोला विद इन 100 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और शुरू होगा ये 12.5 से, 12.5 से, 12.5 से आपको 25-25 के गैप गैप में ये सारा परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो 40% मेल क्या है, अनएम्प्लॉयड है। अब 40% का मीनिंग क्या है, 2/5। 2/5 का मीनिंग क्या है, 5 में से 2 हिस्सा, यानी अगर मेरे पास 5 लोग हैं या फिर अगर मेरे पास 50 लोग हैं तो 20 लोग क्या है इसमें से अनएम्प्लॉयड है। रेशियो तो वही रहेगा 2 और 5 का। तो अगर 5 लोग हैं तो 2 अनएम्प्लॉयड है, तो मेरे यहां पे रेशियो कितना है, 5 ही है, तो यहां पे अनएम्प्लॉयड क्या निकलेगा 2, तो एम्प्लॉयड कितना निकलेगा 3। अच्छा, अब फीमेल का देख लो, फीमेल का क्या है, ये सेंस बन रहा है कि 8 लोगों में से 3 लोग अनएम्प्लॉयड है और मेरे पास रेशियो भी 8 ही है, तो 8 लोगों में से 3 लोग अनएम्प्लॉयड है, तो बाकी 5 लोग एम्प्लॉयड है। अब क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड रेसिडेंट्स इन द सोसाइटी, यानी एम्प्लॉयड का टोटल इज टू अनएम्प्लॉयड का टोटल। अब मेल फीमेल में हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमको ये दोनों लेना है, देखो एक साथ, ये दोनों एक साथ लेना है और ये दोनों एक साथ लेना है, ठीक है। एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड एक साथ, मेल फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता, अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड एक साथ। तो यहां पे कितना आ रहा है 8:5, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, सही है, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस हालांकि होता तो है नहीं, ठीक है, बट मैं स्टार्टिंग से ही नन ऑफ दिस से थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सो दैट एग्जाम में भी आएगा तो आप लोग भी रेडी रहोगे, अलर्ट रहना थोड़ा। तो ये आप बोल सकते हो कि मतलब थोड़ा नया टाइप का हो सकता है, बट पुराना कंसेप्ट ही यूज हुआ है, ठीक है, बट ऐसा क्वेश्चन पहले 3 क्लासेस में नहीं था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो आप लोग कर पाओगे। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज, कुछ कुछ क्वेश्चन में आज ऐसा है ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, लैंग्वेज पढ़ के थोड़ा टफ लग सकता है। तो 600 ग्राम एलॉय में कॉपर और जिंक है इन द रेशियो 1:2, और 480 ग्राम एलॉय में जिंक और आयरन है 1:3 में। तो आप लोगों को निकालना है कि ओवरऑल जिंक कितना है दोनों मिला के। अब इन दोनों रेशियो को कंबाइन मत करने लग जाना, क्योंकि कंबाइन करने वाला कोई सेंस ही नहीं है। इन तीनों का मिक्सचर हमको पूछा है क्या, नहीं पूछा है। ये दो रेशियो अलग अलग दिया हुआ है और दोनों का देखो टोटल अमाउंट भी अलग अलग दिया हुआ है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अभी नहीं, ये तो मैंने क्लास नंबर 1 या 2 में ही बता दिया होगा। तो रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो 600 को 1:2 में डिवाइड करो, 480 को 1:3 में डिवाइड करो, ठीक है, या जैसे भी करना है करो। और जिंक बताओ मुझे, आंसर बताओ बेटा। 10:3 आ रहा है, चलो। 600 को किस में डिवाइड करना है, 1:2, यानी ये होगा जिंक, ये होगा कॉपर, ठीक है। कॉपर का सीयू होता था ना, हाँ, सिंबल, लैटिन नेम शायद क्यूप्रम था, इसलिए सीयू होता था, हाँ, थोड़ा बहुत तो याद है। ओ अच्छा, पहले कॉपर आएगा ना, ओके। तो अभी भी मैंने बताया क्या करना है आपको, टोटल कर लो कितना आ रहा है 3, बट इन दोनों का टोटल एक्चुअली तो 3 नहीं है, कितना है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 200। मुझे तो जिंक निकालना है सिर्फ, जिंक कितना आ रहा है 400। क्लियर है, क्या फोन आ रहा है देख लेता हूँ एक बार।
नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट इज 480। 480 को किसमें स्प्लिट किया हमने? 1:3 में। 1:3 है तो जिंक एंड आयरन, आयरन का एफ ही होता था ना, ठीक है। तो जिंक एंड आयरन टोटल कितना हो रहा है भाई? 4। 4 मतलब 480, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 120। तो 1 का वैल्यू 120 तो यही है ना जिंक। तो रेशियो निकाल लो, कितना आ रहा है? 400:120, ठीक है। तो हाँ 40 से काटोगे तो 10 बार, 40 से काटोगे तो 3 बार, ठीक है। 400:120, 10:3, ठीक है। अब ये हो गया नॉर्मल तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। नॉर्मली क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रैक्टिस करवाना था, तो इसलिए ऐसा कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ऐसे ही करेंगे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ना और एक तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको। ऐसे भी कर सकते हो, मान लो आपको केवल जिंक निकालना है, यहाँ पे तो केवल जिंक ही निकालना था हमको, ठीक है। मान लो हमको सिर्फ जिंक निकालना है, तो जिंक कितना हिस्सा है यहाँ पे? 2 हिस्सा है आउट ऑफ 3 हिस्सा। तो 600 का टोटल 600 है ना, 600 ग्राम का 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा किसका है? जिंक का है। ये कैलकुलेट करो, 400 ही आएगा। तो ऐसे भी तो निकाल सकते हो, यहां पे भी ऐसा कर सकते हो। जिंक कितना हिस्सा है? 1 हिस्सा। टोटल कितने हिस्से में से? 4 हिस्से में से। तो 4 भागेर मध्य 1 भाग कितना? जिंक। कौन से नंबर का? 400 का। तो 400 इंटू 1/4, ऐसा करके भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा एक तरीका देख लेते हैं कि हमको जिंक चाहिए था नंबर 1 वाले एलॉय में और जिंक चाहिए था नंबर 2 वाले एलॉय में। हम लोग क्या करते हैं ना, इन दोनों को भी कैंसिल कर देते हैं। इसको अगर मैं 0 0 काटू, इन दोनों को काटो ना, 0 0 काटो, तो ये क्या आएगा? 5:4 आएगा, आएगा कि नहीं? 0 और 0 काट दिया, 12 5 जा 60, 12 4 जा 48। तो मैंने मान लिया कि जो पहला एलॉय है वो 5 ग्राम का ही है, बस ऐसे ही रेशियो है 5 ग्राम का है, और जो दूसरा एलॉय है वो 4 ग्राम का है। अब 5 ग्राम में से मुझे क्या चाहिए? जिंक। तो जिंक कितना हिस्सा है? 3 में से 2, और 4 ग्राम में से मुझे क्या चाहिए? जिंक। और जिंक कितना हिस्सा है? जिंक 1 हिस्सा है, कितने में से? 4 में से। ठीक है, तो फिर हमको इतना सारा कैलकुलेशन से होके नहीं गुजरना पड़ता है, आप सीधा वहां से वहां पे निकाल सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ऐसा क्यों कर पाए पता है? ये वाला मेथड हम लोग क्यों कर पाए? क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग क्या पूछ रहे हैं हमसे? रेशियो पूछ रहे हैं, एंड रेशियो इज काइंड ऑफ अ डिवीजन। तो इस 600 का और 480 का ओरिजिनल वैल्यू का कोई मायने नहीं रह जाता है। अल्टीमेटली तो डिवाइड ही हो रहा है, अल्टीमेटली इनका भी तो रेशियो ही निकल रहा है, ठीक है। तो वो रेशियो आप पहले से निकालते हुए चलो, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा ना आपको, फाइनली लास्ट में इवेंचुअली यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट परसेंटेज या रेशियो। परसेंटेज भी डिवीजन का ही एक रूप है, ठीक है। बोलो। दोनों जिंक का रेशियो टोटल करके और उसका, हाँ तो फिर तो हम लोग उससे कर सकते थे, क्या कहते हैं, हाँ तब भी आप उससे कर सकते हो, वैल्यू से भी कर सकते हो।
अल्टीमेटली रेशियो आ गया तो हो ही जाएगा उससे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जल्दी करो जल्दी। रेशियो के और 2 क्वेश्चन है, उसके बाद हमको प्रोपोर्शन समझना है। The ratio of salary of A and B is 5:6 and the ratio of their expenditure is 2:3। ध्यान से आंसर देना। कौन फोन कर रहा है यार? कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं दे सकते। 1:1 कैसे आया बताओ? 5 - 2 3, तो फिर समझा नहीं, क्या कंपेयर किया? 4:6 बनाया, क्यों बनाया? 6 कॉमन करने के लिए। तो इसमें तो कॉमन का कंसेप्ट ही नहीं आएगा ना, क्योंकि ए का 5 रुपए इनकम है और बी का 6 रुपए इनकम है, और ए 2 रुपए खर्चा करता है, बी 3 रुपए खर्चा करता है, रुपए तो नहीं है मतलब यूनिट से। तो इसको अगर आप कॉमन बना रहे हो कि इसको अगर आप 6 बना रहे हो तो ये भी 4 बनेगा, तो बी का तो 0 हो जाएगा फिर, मतलब सेविंग्स कि बी 6 रुपए इनकम करता है और 6 रुपए खर्चा भी कर देता है। तो फिर 1:1 कैसे आएगा? मुझे तो लगा सिंपली माइनस कर दिया होगा कि 5 - 2 3 और 6 - 3 3, तो 3:3। उसने भी ऐसा ही किया है, यही तो किया है ना। तो 0 लगाने से क्या चेंज हो जाता है? तो फिर ठीक है, फिर हाँ बैठाओ, वैल्यू बैठाओ। अच्छा देख लो भाई, देख लो, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है, या फिर ऐसे लिखते हैं इसको, सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो अब ये चीज हम लोग पहले ए के लिए देखेंगे और बी के लिए देखेंगे, और यहां पे हम लोग क्या निकाल लेंगे? रेशियो। तो बताओ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ए का इनकम कितना है? 5x, ठीक है, बी का इनकम कितना है? 6x, माइनस एक्सपेंडिचर करना है अभी, ए का एक्सपेंडिचर 2y, ये अलग रेशियो है, ठीक है, 3y, फिर कुछ नहीं, क्या होगा, कटेगा क्या ये? तो फिर हाँ बोलो। हम्म 5:6 रेशियो था, एक्सपेंडिचर हो गया 2, 5.5, 2 मतलब 40% खर्च कर दिया 5 में से। 40% खर्च कर दिया तो 60% बचा है। 60% बचा है। 6 का हाफ ही खर्च कर दिया, तो सेविंग 6:5% था। बट तुमने जो किया है देखो, ए कितना सेव कर रहा है? 60%। किस चीज का? उसके खुद के इनकम का। किसका इनकम का? उसके खुद के इनकम का। तो इनकम ऑफ ए, और बी कहां गया? बी 50%, सॉरी इक्वल टू तो नहीं, बी 50% खर्चा कर रहा है किस चीज का? उसके खुद के इनकम का। ये चीज ऐसा आया जब तुमने डायरेक्टली देखा इस रेशियो को, डायरेक्टली जब देखा, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। बट जरूरी है क्या कि ये 2 और 3 रहेगा, ये 4 और 6 नहीं हो सकता?
जो उसने किया था। ये तो रेशियो है ना भाई। और ये भी तो जरूरी नहीं कि तुम कैसे बोल रहे हो कि ये 40%, ये मैं अगर 10:12 लिखूं तब तो अलग हो जाएगा ना, फिर तब तो आंसर भी अलग हो जाएगा। तो इसीलिए तो ना कि मैंने x लिखा है y लिखा है, यानी इस x और y के वैल्यू के ऊपर इसका आंसर मैटर कर रहा है। तो जब तक ये x और y पता नहीं चलेगा तो हम लोग इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते। चलो ये तो और समझा ही दिया, एक्चुअली दोनों क्वेश्चन एक साथ देते तो सही होता। ये तो फिर अभी कर ही लोगे। चलो बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी करो जल्दी। हमने 1:1 5 कॉमन लो, यहां से 5 कॉमन लो। हाँ। हो गया, 5:6 आ रहा है। वैसे ही करना है, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। देखो ए का इनकम कितना है 5x, क्योंकि सेविंग्स क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ए का इनकम कितना है 5x, बी का इनकम कितना है 6x। अब माइनस क्या क्या होगा भाई, एक्सपेंडिचर होगा। ए का एक्सपेंडिचर 5y, बी का एक्सपेंडिचर 6y। यहां से आप लो 5 कॉमन आएगा ब्रैकेट में x माइनस वाई, यहां पे आप लो 6 कॉमन आएगा ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये दोनों कट जाएगा, 5:6 आएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होता। ठीक है, चलो तो यहाँ पे डेडिकेटेड रेशियो वाले क्वेश्चंस तो खत्म है। तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो प्रोपोर्शन से कनेक्टेड है। अच्छा, सबसे पहले समझो कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। तो अगर ऐसा हम लोग बोलते हैं कि a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब क्या है, आई मीन मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे तीन चीज हमको समझना है। पहला है थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब a कॉमा बी कॉमा एक्स, एक्स इज द थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अगर तीन नंबर्स ऐसे हैं एंड मुझे अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो मैं ऐसे लिखूंगा a बाई बी इज इक्वल टू b बाई एक्स। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन जो निकलेगा वो होगा x इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए। ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। उसके बाद क्वेश्चन ही है।
फोर्थ प्रोपोर्शन, जैसे अगर अगर 3 नंबर आपको दिया गया रहे एग्जाम में, और अगर बोले इन तीनों नंबर्स का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, ठीक है, तीनों नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शन एज इन द फोर्थ नंबर दैट विल बी इन प्रोपोर्शन विद दीज थ्री, ठीक है, तो ये क्या होगा, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई एक्स, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, b इंटू सी बाई ए। ये चीज ध्यान रखना, नीचे हमेशा a ही जाएगा, और ऊपर क्या होगा, ऊपर सेकंड नंबर इंटू थर्ड नंबर। अगर थर्ड नंबर नहीं है तो सेकंड नंबर को ही आप स्क्वायर कर दो। लास्ट इज मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन थोड़ा मीन जैसा ही लगेगा देखने में, क्योंकि बीच में रहेगा, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, ए और बी दो नंबर होगा। तो देखो सबका राइटिंग स्टाइल लेकिन एक ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग सब लोग इस मेन चीज को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। अगर 3 नंबर है, क्योंकि हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो a बाई बी इज टू b बाई सी, तो पहला डिवाइडेड बाई दूसरा। अब तीसरा बाई चौथा तो नहीं कर सकते क्योंकि चौथा है ही नहीं, तो इसी को आपको तीसरा मानना पड़ेगा, इज इक्वल टू तीसरा बाई चौथा। यहां पे कर सकते हैं एग्जैक्टली ऐसा, पहला बाई दूसरा इज इक्वल टू तीसरा बाई चौथा, पहला बाई दूसरा इज इक्वल टू तीसरा बाई चौथा, ऐसा करके, ठीक है। यहां पे भी पहला बाई दूसरा इज इक्वल टू तीसरा बाई चौथा, वही है। तो कभी अगर मतलब ये डायरेक्ट एग्जाम में याद नहीं रहे तो एक स्टेप और लिख लेना, ठीक है, लिख के भी निकाल सकते हो। यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी इवेंचुअली x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, सेकंड नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, सेकंड इंटू थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। और मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ जो दो नंबर्स है, ठीक है। चलो लिखना है क्या, एक बार लिख लो, जस्ट ये हेडिंग दे दो। हाँ, क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये सब तो नोट्स में रहेगा, मैं नोट्स तो दे दूंगा। थर्ड प्रोपोर्शन लिखो, ये वाला लाइन लिखो और ये फॉर्मूला लिखो। फोर्थ प्रोपोर्शन लिखो, ये वाला लाइन लिखो, ये फॉर्मूला लिखो। हो गया, चलो। फाइंड द रेशियो बिटवीन थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 20 एंड 50 एंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 19 एंड 16, 9 एंड 16। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला लगेगा। तो पहला वाला क्या बोला है, थर्ड प्रोपोर्शन किसका किसका, 20 और 50 का। यानी लिखने का स्टाइल एक बार देख लेते हैं, ऐसा कुछ होगा। तो ये वाला कैसे निकलता है, x का वैल्यू कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। और तुम लोग ना ऐसा बी स्क्वायर बाई ए, सी स्क्वायर बाई ये सब फॉर्मूला मत रटो, क्योंकि कभी क्या होगा पता है,
किसी क्वेश्चन में ऐसा देगा सी एक बी, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, फिर एक तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसलिए हमेशा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ये सब बोलना सीखो, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, तो 2 से काटेंगे तो 25, तो कितना आ गया 75। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, रूट ओवर ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, हो गया, ठीक है। ये तो दिख ही रहा है कि इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 75:12, 3 से काटने से 25, 3 से काटने से 4, 25 गुना 4 तो है नहीं, गलती किया है क्या, ओहो अच्छा 125 है, 125 फिर तो जाएगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं ना। हाँ यूजुअली तो स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि उनको भी तो पता है ना कि रूट के अंदर आ रहा है, तो स्क्वायर रूट तो निकालना होगा ना। हाँ 9 का स्क्वायर 3, 9 का स्क्वायर रूट 3, 14 का स्क्वायर रूट, हाँ हाँ वैसे भी कर सकते, हाँ। बट हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा, मान लो तुमको 24 into 8 मिला, ठीक है, 24 into 8 नहीं होगा, 24 into होगा आपका, नहीं वो तो 192 हो जाएगा, नहीं उससे नहीं होगा, 28 into 7 हो सकता है। चलो नेक्स्ट, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 plus 4 root 2 and 6 minus 3 root 2। तो मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन मतलब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और स्क्वायर रूट लेंगे। तो पहले से मैं एक स्क्वायर रूट लिख देता हूं बड़ा सा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, 8 into 6, मैं नोट्स के लिए थोड़ा सा इलेबोरेटली मल्टीप्लाई कर देता हूं, अदरवाइज तो यहाँ पे ये सब डायरेक्टली माइनस माइनस करके लिख सकते थे। 8 into 6 48, 8 into -3 √3 कितना होगा, -24 √2, हो गया 8 का काम तमाम, ठीक है। 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको लेते हैं 4 √2 into 6, 24 √2, तो ये दोनों तो कट ही गया, और बचा हुआ है दिस इंटू दिस, 4 into 3, माइनस तो आएगा ही पहले, 4 into 3 12, √2 into √2 2, 12 into 2 24, कितना आ रहा है 24। अब इसको सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है यहाँ पे, अब 24 को आप क्या क्या लिख सकते हो, 24 को किसी स्क्वायर नंबर के मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से लिख सकते हो, बताओ क्या लिखोगे, 4 into 6, 4 √6 नहीं होगा, 4 into 6 होगा, और ये 4 बाहर आ जाएगा रूट के, तो 2 √6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन में किसी को डाउट है तो बताओ, क्लियर है, चलो
इफ जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे एक्चुअली एक सच दैट आना चाहिए था, ऐसा आना चाहिए था। देन व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x+5 एंड 9x-1। अच्छा पहले सुन लो, हाँ ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट तुम लोग को इस नोटेशन से नहीं बताया मैंने। इसको लिखने का ना और एक तरीका भी है, ठीक है, और इसको रीड आउट ऐसे करेंगे कि A is to B such that C is to D, या फिर A is related to B in a way या such that C is related to D। तो वही बात है कि A by B is equal to C by D। तो यहाँ पे ये वाला सिंबल मिस हो गया था, ठीक है, मैंने जहां से कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है, तो ये सिंबल मिस हो गया था। ओके एनीवेज, तो दिस बाय दिस, तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग, इक्वल टू देंगे, इक्वल टू दिस बाय दिस, ठीक है। तो x+1 डिवाइडेड बाय x+5 इज इक्वल टू x+17 डिवाइडेड बाय x+53। अब ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इधर, चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 53, मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, ये हो गया x का काम तमाम, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू 53, तो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स इंटू 17, अब आएगा 5 इंटू एक्स 5 इंटू 17, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब यहां पे देखो कितना हो रहा है, 54x प्लस 53 इक्वल टू 22x प्लस 85। हमको पता है कि हमेशा छोटा नंबर ही अपना जगह चेंज करता है, बड़ा नंबर अपने जगह में रहता है हमेशा। तो देखो x वाले पार्ट में ये वाला छोटा है तो ये इधर आ जाएगा, आके क्या हो जाएगा माइनस, और नंबर वाले पार्ट में ये वाला छोटा है तो ये इधर जाएगा, जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा 32x, ये इधर जाएगा तो कितना होगा 32, ठीक है, तो काट दिया, तो x का वैल्यू कितना निकल रहा है 1, बट x का वैल्यू निकालना हम लोग का ये फर्स्ट वो था ही नहीं, ठीक है, मोटिव था ही नहीं, हम लोग का मोटिव ये है मीन प्रोपोर्शन निकालना है। कौन से दो नंबर के बीच में मीन प्रोपोर्शन निकालना है, x+5 यानी 1 + 5 6, मीन प्रोपोर्शन बीच में रहता है हमेशा, और किसके किसके बीच में 9x - 1 यानी 9 इंटू 1 9 - 1 8, तो इसका मीन प्रोपोर्शन कितना निकलेगा भाई, सही है, 6 इंटू 8 48, 16 इंटू 3 और स्क्वायर रूट से 16 बाहर आ जाएगा 4 बन के, तो 4√3 आएगा। ये वाला इंफॉर्मेशन क्यों दिया है कोई बता सकता है, वेयर x ग्रेटर देन 0, वो तो x 1 आया ही है, तो उन्होंने अलग से मेंशन क्यों किया, तो वो तो आ ही नहीं रहा है ना, वैसे भी देखो मेंशन तो वो सब चीज किया जाता है ना, तुम लोग ने भी क्लास 9-10 में ऐसा पढ़ा होगा कि जहां पे मान लो एक वैल्यू माइनस में आया एक वैल्यू प्लस में आया, मान लो कोई पैसे का बात है, आप कोई सामान से कोई दुकान खरीद सामान से कोई दुकान नहीं, दुकान से कोई सामान खरीदने गए हो, ठीक है, दुकान से कोई सामान खरीदने गए हो और क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एंड उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमने निकाला है, मान लो आया -3,5, तो -3 को हम लोग लिखते थे ना नॉट एप्लीकेबल या नॉट पॉसिबल, क्यों लिखते थे, क्योंकि सामान जो है वो तो माइनस में नहीं हो सकता ना, कि मुझे -3 फोन दे दो, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वही मैं बोल रहा हूं कि हमको या तो वो चीज पता होगा
या फिर वो लोग मेंशन करके देंगे कि द वैल्यू ऑफ एक्स कैन नॉट बी निगेटिव, द वैल्यू ऑफ एक्स कैन नॉट बी जीरो, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो वो अगर उन्होंने दिया है तो यहां पे शायद कुछ आ रहा होगा, बट यहां पे तो डायरेक्टली 1 आ रहा है वैल्यू, तो कौन सा डाउट क्लियर करने के लिए उन्होंने दिया है? वही बोल रहा हूं ना, बताओ यहां पे कहां आता है फिर वो डाउट, निगेटिव कहां आता है? देख लो ये चीज, ये इस क्वेश्चन से किसी तरीके से भी इसका कनेक्शन नहीं, लेना देना है नहीं, बट ये चीज जान के रखो। जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया था ना, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का जरूरत पड़ा क्या हमको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया क्या हमने? नहीं किया। क्यों नहीं किया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व? बिकॉज एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डायरेक्टली कट गया था। एक्चुअली ऐसा काटने को नहीं होता है। आपके पास जब एक्स स्क्वायर प्लस क्या आया था यहाँ पे 54x प्लस 53 ऐसा करके कुछ भी आएगा, ठीक है, तो इसको आपको एज सच फैक्टराइज करना था, उसको आपको फैक्टराइज करना था, ठीक है। या फिर आप आपके पास कभी भी अगर ऐसा कुछ आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x, हम लोग बहुत टाइम ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ऐसा कर देते हैं तो x इक्वल टू 5 हो जाता है, बट तब ये चीज गलत होता है। हमको ऐसा करना चाहिए था, ये चीज एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, फिर x कॉमन लेके x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x का दो वैल्यू निकलेगा, या तो x 0 हो सकता है या तो x 5 हो सकता है, ठीक है। तो ऑल्दो इस क्वेश्चन में तो वो चीज इतना विजुअलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो फैक्टर्स में आ जाएगा, वो भी फैक्टर्स में आ जाएगा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जीरो का सच नामो निशान नहीं रहेगा, ठीक है। बट फिर भी चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हेन k इज ग्रेटर देन 0 is subtracted from each of 11, 15, 20 and 30, the numbers so obtained in this order are in proportion। यानी अगर मैं k को इन चारों नंबर से माइनस करूं तो जो नया नंबर जो 4 निकल करके आता है वो नया 4 नंबर क्या बनता है? प्रोपोर्शन बनता है। यानी फर्स्ट नंबर बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर बाय फोर्थ नंबर। तो ये सारा नंबर नहीं, लेकिन जब इन सबसे मैं k माइनस करूं, ये बन गया फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर बाय फोर्थ नंबर। तो ये तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही बन गया, ठीक है। चलो इस बार थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे। 11 इंटू 30 कितना होगा बताओ? 330। 11 इंटू के माइनस 11 के, अच्छा होल्ड करो इसको, हाँ माइनस 11 के, माइनस के इंटू 30 माइनस 30 के, और थोड़ी देर पहले क्या आया था? माइनस 11 के। तो माइनस 30 के माइनस 11 के क्या आ जाएगा? माइनस 41 के। यही चीज जो यहां पे मैंने ऐसा दो स्टेप में लिखा था फिर मर्ज किया था, इस बार मैंने डायरेक्टली ये वाला लिखा है। और माइनस के इंटू माइनस के स्क्वायर। यहां पे देखते हैं 15 इंटू 20 300, 15 इंटू माइनस के माइनस 15 के, माइनस के इंटू 20 माइनस 20 के, तो माइनस 15 के माइनस 20 के आ जाएगा माइनस 35 के, और माइनस के इंटू माइनस के स्क्वायर, ठीक है। अब छोटा वाला नंबर इधर आएगा, तो 330 माइनस 330, और 41 तो ये प्लस बन के जाएगा ना, 41 माइनस 35, के का वैल्यू कितना आया? 5। बट अगेन के का वैल्यू निकालने नहीं बोला है हमको, बोला है मीन प्रोपोर्शन निकालने। किसका? 2k प्लस 2, यानी 2 इंटू 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12, और 3k स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 इंटू 3 75। इनका मीन प्रोपोर्शन निकालो भाई, क्या होगा?
चलो 900 डायरेक्टली लिखते हैं, कितना आएगा 12 गुना 25 300 गुना 900। ठीक है। सो प्रोपोर्शन में बेसिक तौर पे ये सारा क्वेश्चंस मतलब अगर आया तो, ऑल्दो लास्ट कुछ ईयर्स के क्वेश्चन में प्रोपोर्शन तो नहीं पूछा गया था। ठीक है। सो अच्छे से पढ़ लेना, रेशियो प्रोपोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग किसी नया चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।